बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। जापान विज़िट वीज़ा के हवाले से एक बहुत ज़्यादा जो है हाइप क्रिएट हुई है। बहुत ज़्यादा वीडियोस भी मौजूद हैं। आए दिन एक नए से नई न्यूज़ जो है वो सुनने में मिल रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ही वीज़ा नहीं लग रहे, कुछ लोग कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो एक्चुअल सिचुएशन क्या है इस वक्त जापान एम्बेसी के अंदर, क्योंकि 5 साल के बाद वीज़ा ओपन हुआ है, 4.5-5 साल के बाद। तो एक्चुअल सिचुएशन इस वक्त क्या है, इस बारे में आज आपको एक तफसीलन जो है वो डिटेल बताता हूँ। एक्चुअल जो इस वक्त सूरत हाल है, एक तो ये है कि देखें जो जापान वीज़ा है वो हर दूसरे बंदे को पता है कि ये फ्री है, इसकी कोई एम्बेसी फ़ीस नहीं है। इसलिए पहले दिन अगर 5-6 लोगों ने अप्लाई किया था तो आज 250, 300, 400 लोगों को जो है वो वहाँ पर लाइन मौजूद होती है, रश मौजूद होता है। इस वजह से एम्बेसी ने चूँकि तंग आके अब ये 100 का कर दिया कि जी हम कम से कम जो है वो 100 लोग लेंगे, और इसमें प्रेफरेंस उनकी फैमिलीज़ को या लेडीज़ को होती है कि उनको हम पहले अकोमोडेट करें। तो वीज़ा जो है, ज़ाहिर सी बात है, रिजेक्शन की एक मेन वजह ये भी है कि हमारा वो बंदा जो कभी ज़िंदगी में कभी गया ही नहीं कहीं, जिसका फ्रेश पासपोर्ट है, जिसके पास कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल भी नहीं है, वो भी कहता है कि फ्री है तो चलो जो हम जाके जो है वो अप्लाई कर देते हैं। और पंजाब की निस्बत जो बाकी सूबे हैं हमारे, जो बाकी पाकिस्तानी भाई हैं अदर देन पंजाब, उनकी अप्लाई करने की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो रिजेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो लोग जो फैमिलीज़ के साथ वीज़े अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो रेशो है वो काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल जिनकी कोई स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं सियालकोट में, उनकी फैमिली को और उनको भी वीज़ा जो है वो 2 दिन पहले ग्रांट हुआ है। और ये जो वीज़ा उनको ग्रांट हुआ, ये एक नॉर्मली जो जापान है वो इंटरव्यू नहीं करता, बस डॉक्यूमेंट्स लेते हैं आप और एक आधा क्वेश्चन अगर उसने पूछ लेते हैं। लेकिन जो फैमिलीज़ हैं उनको वो प्रॉपर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं और इनके इंटरव्यू कर रहे हैं। इस चीज़ की मैं खुद आपको गवाही दे रहा हूँ। अच्छा, एक होता है सुनी सुनाई बात, एक होता है जो आपके प्रैक्टिकल होता है, यानी क्योंकि हमारे क्लाइंट डेली बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के इन प्रोसेस हैं, बहुत सारे लोगों के आ गए हैं, बहुत सारे लोगों के लगे हैं, बहुत सारे लोगों के रिजेक्शन हुई है। तो ये मैं ओवरऑल आपको एक दे रहा हूँ। जो फैमिलीज़ होती हैं उनको ज़्यादातर जब कोई भी एम्बेसी कॉल करती है तो उसकी कोशिश होती है एम्बेसी कि हम इसको वीज़ा दे दें, लेकिन बंदे को ज़ाहिर सी बात है जब फेस टू फेस देखते हैं, उससे बात करते हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा जेन्युइन ट्रैवलर है या गलत बयानी कर रहा है। तो अभी रिसेंटली जो हमारे जिन दोस्त को वीज़ा मिला है फैमिली का, उनके साथ उन्होंने एक तवील नशिस्त की, क्वेश्चंस और आंसर्स की, कि वो क्वेश्चन आंसर ऐसे थे जो कि आम बंदे को नहीं पता कि ये सवालात भी मुझसे हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जापान एम्बेसी की तरफ से आपको कॉल आती है इंटरव्यूज़ के लिए, तो कौन कौन से ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाबात आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है और आप वहाँ गए हैं, तो सबसे पहले जो आपसे सवाल होता है, जो नॉर्मली एम्बेसी पूछती है, वो यही पूछती है कि आप क्यों जाना चाहते हैं जापान। तो एक बात तो जहन में रखें कि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर उससे पहले आप 1 या 2 या 3 कंट्रीज़ में जा चुके हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। वो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है कि जी मैं इन कंट्रीज़ में जा चुका हूँ और अब मैं जापान जो कि काफ़ी अर्से बाद खुला है और दुनिया का खूबसूरत मुल्क है, टोक्यो जो है, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो एक तो ये सवाल नॉर्मली पूछा जाता है। उसके बाद जो पूछा जाता है सवाल वो ये है कि अच्छा आप जापान में कहाँ कहाँ सैर करने जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। हमारे यहाँ 90% लोगों ने, बेचारों ने, चूँकि इंफॉर्मेशन नहीं होती इसलिए कंसल्टेंट से फ़ाइल तैयार करवाई होती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी फ़ाइल को कम से कम गो थ्रू करके जाएं, पढ़ के जाएं, लोगों को पता ही नहीं होता। तो इसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि जनाब आपने वहाँ जाके घूमना कहाँ पर है। तो उनसे भी ये पूछा गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने घूमना कहाँ है, तो जो आपका डे बाय डे का ट्रैवल प्लान है उसको आप प्लीज़ ज़रूर पढ़ के जाएं कि आपने कहाँ जाना है। आपने टोक्यो टावर देखना है, आपने 1 डे टूर कोई करना है, आपने कोई शॉपिंग मॉल देखना है, आपने कोई जो भी उनकी अट्रैक्शंस हैं वो सारी आप याद करके जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको प्लान देना चाहिए वो 6 दिन का प्लान देना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए। 6 डेज़ प्लान इज़ इनफ। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं वो ये है कि अच्छा जी आप ये बताइए कि अगर आप टोक्यो टावर देखने के लिए जा रहे हैं तो आप ये बताइए कि जो टोक्यो टावर है उसका आपके होटल से फासला कितना है। तो ये बात भी आपको, ये आपके होमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पता हो कि जहाँ मैंने ठहरना है वहाँ से मेरा होटल जो है वो कितनी ज़्यादा दूर है जहाँ मैंने जाना है, और अगर मैंने उसके पास नहीं ठहरा तो मैंने जाना किस चीज़ पे है। क्योंकि नॉर्मली जब आप बताते हैं कि जी मैं टोक्यो टावर जाऊंगा,
मैं डिज्नीलैंड जाऊंगा, मैं वन डे का जो है उनका जो दूसरे सिटी से बाहर जो टूर्स वाले प्लेसेस हैं वहाँ पे जाऊंगा। तो फिर उसमें यह है कि वो कहते हैं अच्छा ये बताइए आप वहाँ पर, जो नेक्स्ट सवाल आता है कि आप ये बताइए अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे वन डे टूर के लिए, तो आप ये फरमाइए कि जो वन डे टूर है आप कैसे जाएंगे, आप बस पे जाएंगे, ट्रेन पे जाएंगे, जब बाय कार जाएंगे। तो हमारे दोस्त से भी उन्होंने पूछा कि जी आप कैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं बाय कार जाऊंगा, मैं कार, चूंकि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूं तो मैं कार के ऊपर जाऊंगा। तो उन्होंने, एम्बेसडर ने सवाल किया कि आप कार पे क्यों जाएंगे जबकि वहां पर ट्रेन जो है वो बहुत सस्ती है और कार बहुत महंगी है। तो ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल किया जिसका आंसर उन्होंने बड़ा अच्छा दिया कि जनाब बात यह है कि चूंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मेरे पास जो है वहाँ की लैंग्वेज का भी मुझे पता नहीं है, मुझे जो ट्रेन है उनके स्टाफ्स का भी पता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा महंगी चीज़ जो है वो अफोर्ड कर लूँगा। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मेरे पास 6 डेज़ हैं तो मैं बगैर, विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर परेशानी के अपनी मंजिल पे पहुँच जाऊँ। तो उसके लिए मैं जो है वो कार जो है वो मेरे सूट करना बहुत जो है मेरे लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये भी सवाल आ जाता है कि अच्छा आप ये बताइए कि ये जो आप जा रहे हैं ये किस एयरलाइन पे जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ लोगों को ये भी नहीं, बेचारों को पता होता हम किस एयरलाइन से जा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि किस एयरलाइन से जा रहे हैं। उसके बाद ये होता है कि आप किस होटल में ठहरेंगे, चूँकि टोक्यो के जो लैंग्वेज है, जो जापान की लैंग्वेज है, चूँकि बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए हमें, हमारे लिए उसके जो नाम हैं वो याद करना थोड़े मुश्किल होते हैं। तो कोशिश करें अगर आप होटल बुकिंग करवा रहे हैं तो वो जो है वो सस्ता दरमियाना सा होटल करवाएं, बहुत महंगा होटल ना करवाएं, और होटल का नाम वो चूज़ करें जो आपको याद हो जाए। जैसे एक होटल हमने अपने एक क्लाइंट को बुक करवा के दिया, उस होटल का नाम ही इकोनॉमिकल होटल था। तो अब इकोनॉमिकल होटल हर बंदे को याद हो जाता है, या रोडा होटल है वहाँ पे वो याद हो जाता है। तो ऐसे नाम आपने चूज़ करने जो आपको याद हों ताकि आप इंटरव्यू में कहीं पे भी अटके ना। इसके अलावा अगर आपका कोई वहाँ पर कोई अजीज़ है, कोई रिश्तेदार है, उसके बारे में अगर सवाल किया जाता है तो आपको यकीनन उनको ठीक जवाब देना चाहिए कि मेरा कोई है या नहीं है, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो बिज़नेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं कि जनाब आप क्या काम करते हैं। तो नॉर्मली ये भी होता है कि हमने जो काम वहाँ फॉर्म में लिखा हुआ होता है वो हम कर ही नहीं रहे होते, या जो हमारा NTN बना हुआ होता है उसके मुताबिक हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है तो जितने भी आपके पास अपनी सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं वो आप ले जाएं, वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बट आपके पास अगर हों तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप, उसने पूछा कि आपका आज का बैलेंस कितना है तो आप दिखा सकते हैं जी आज मेरे पास इतना बैलेंस है। इसके अलावा आपसे अगर वो पूछते हैं कि जनाब जो आपका बिज़नेस है उससे रिलेटेड कोई आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली ये एक्सरसाइज है कि हम NTN के ऊपर जो हमने रजिस्टर्ड करवाया हुआ होता है उसी को हम अपना बिजनेस कहते हैं या समझते हैं या सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल नहीं है। बिजनेस वो है जो आपका किसी न किसी फर्म रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर्ड हो। जैसे सबसे बड़ा जो है वो SCCP है कि अगर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है जो भी है, तो वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है। इसी तरह आपका अगर कोई पार्टनरशिप डीड है तो वो लेके जाएँ, विजिटिंग कार्ड है तो वो लेके जाएँ। ऐसे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके जाएं जिससे प्रूव हो कि आप वाकई बिजनेसमैन हैं। और अगर आपकी जॉब है तो आप ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं जैसे आपका बिजनेस कार्ड है, जॉब का कार्ड है, सैलरी स्लिप्स है। इसके अलावा जो भी आपके बिजनेस और जॉब से रिलेटेड और आपकी फैमिली से रिलेटेड जो है वो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने ज़रूर लेके जाने। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि गलती करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाते, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन किया जाए उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन करें तो आप निकाल के दे दें, लेकिन अगेन जाने से पहले भी अपनी तैयारी करके जाएं, अपनी चीज़ों की चेकलिस्ट बनाएं और चेकलिस्ट के ऊपर नंबरिंग करें कि आप मेरे फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, बिजनेस के कहाँ पे हैं, जॉब के कहाँ पे हैं, फैमिली के कहाँ पे हैं, मेरा होटल कौन सा है, मैंने कैसे ट्रैवलिंग करनी है, मेरे होटल से जो मेरे डेस्टिनेशन है जहाँ जहाँ मैंने घूमने के लिए जाना है, ठीक है जी, वो कहाँ कहाँ पे है। अगर मैंने 1 डे क्रूज़ टूर करना है अपना इसमें जापान में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जापान में अगर मुझे से पूछा एम्बेसडर ने कि जनाब आप जापान में क्या और एक्टिविटी करेंगे, मैं कहता हूँ जी मैं क्रूज़ पे जाऊँगा सैर करने के लिए, तो वो कहता है अच्छा क्रूज़ की टिकट कितनी है। तो हमारे लोगों को ये पता ही नहीं होता क्रूज़ की टिकट कितनी, क्योंकि हम फाइल तो किसी और बंदे ने तैयार की होती है और हम लोग पूछना भी गवारा नहीं करते और अगला बताना भी गवारा नहीं करता। तो ये बात आप जहन में रखें, जिस जिस अट्रैक्शंस पे आपने जाना है उसकी टिकट कितनी है, ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है।
मैं कह दूँ कि मैं तो डिज्नीलैंड जाऊँगा, मुझे पूछता है कि जनाब सजाद साहब ये बताएं डिज्नीलैंड की टिकट क्या है, तो अगर मुझे टिकट ही नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अगर मैं कहता हूँ जी मैंने 1 डे टूर जो है वो शहर से बाहर का करना है, तो वो कहेगा अच्छा जनाब बताएं गाड़ी का रेंट कितना है, आपको आइडिया है, तो मैं कहूँ जी मुझे नहीं पता, तो वो कहेगा आपने, इसका मतलब है आपका होमवर्क ही नहीं, क्योंकि टोक्यो या जापान जो है वो एक एक्सपेंसिव सिटी है। यानी जैसे हम यूरोप वगैरह में जाते हैं तो यूरोप एज़ कम्पेयर टू टोक्यो बहुत सस्ता है, और जो आपका जापान है वो महंगा है। तो इसलिए जापान में अगर आपने जाना है तो आपको हर चीज़ का होमवर्क करके जाना चाहिए। अगर आपने बच्चों के साथ या फैमिली के साथ डिज्नीलैंड जाना है तो पर डे डिज्नीलैंड की टिकट कितनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने 1 डे आउट ऑफ टोक्यो जाना है, गाड़ी का रेंट कितना है वो भी पता होना चाहिए। अगर वहाँ स्टे करना है, वहाँ होटल का एक्सपेंस क्या है वो भी पता होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर फूड का इंतज़ाम करना है, क्योंकि वहाँ पे फूड ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट, तो पाकिस्तानी फूड आपके होटल से किस किस डेस्टिनेशन पे मौजूद है, या मैकडोनल्ड या KFC कहाँ है, वो भी आपने होमवर्क करना है। तो ओवरऑल बात ये है कि अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं और अगर आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है, लेकिन अगर आपका होमवर्क कंप्लीट है और आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आपका मकसद वहाँ जाके स्टे नहीं है, क्योंकि ये तो हकीकत है कि 90% लोग जो हैं वो तो इसी चक्कर में ही धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे हैं कि जी अच्छा फ्री वीज़ा अगर मिल गया तो ठीक है चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि एम्बेसी भी इस चीज़ को चेक कर रही होती है कि भाई हम इतने लोगों को वीज़ा देंगे तो ये वापस कितने आएंगे, क्योंकि अभी तो ये वीज़ा खुला है, 4 महीने बाद पता चलना है कि कितने गए और कितने आए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आए तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, और ये जो मैंने 8-10 क्वेश्चन आपको बताए हैं इनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को देखें, इनको गो थ्रू करें और उसके बाद आप जाएं। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो वीज़ा ज़रूर लग जाएगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल फैमिलीज़ को दुनिया में सारी ही जो बेसिस होती हैं वो प्रेफर करती हैं, ख़ासतौर पे अगर कोई छोटे बच्चे भी साथ हों। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने जापान का वीज़ा अप्लाई करना है, कर दिया है या करने वाले हैं, तीनों सूरतों में अगर आपको कॉल आती है इंटरव्यू के लिए तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनको ख़ास तौर पर देखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।